हेलो। हाँ, तो आज अपन पढ़ने वाले रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब मैं डिबेंचर रिडीम कर रहा हूँ तो अब क्या क्या चीजें मेरे को फॉलो करनी है, क्या क्या एंट्रीज फॉलो करनी है, कुछ स्पेशल चीजें स्पेशल सिनारियो से मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले डिबेंचर तो अपने को ऑलरेडी पता है सर क्या है। डिबेंचर एक तरीके से लोन लिया था, अब जब रिडीम करना है तब वापस यानी कैश वापस देनी है। ठीक है, अच्छा कुछ बार डिबेंचर कुड बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर। देखो डील कैसी होगी, मैंने जब डिबेंचर इशू किया तभी मैंने तुमको बोल दिया था कि भाई ये डिबेंचर के बदले पैसे नहीं दूंगा, ये डिबेंचर के बदले क्या दूंगा, मैं मेरे कंपनी के शेयर दे दूंगा। यानी डिबेंचर कन्वर्टेबल भी रह सकती है, कन्वर्जन पे भी मैं रिडीम करना पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा प्रोविजन, कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर विद ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना अलाउड है, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं रहते। ऐसा बात हो गई थेरी वाली बात। मेरे को बता दो सर डिबेंचर रिडीम करना कैसे कैसे है। अब देखो जनरली क्या क्या मेथड्स फॉलो होती है। एक तो परचेस इन ओपन मार्केट, डायरेक्टली मेरे डिबेंचर ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, मैं गया और मैंने खरीद लिया, तो वो हो गया एक तरीके से बाय बैक विथ कोटेड एट ओपन मार्केट प्राइस। अब ओपन मार्केट से मैंने ले लिया। अगर बताओ बच्चों तो ये तुम्हारे सिलेबस का वैसे भी पार्ट नहीं है। दूसरा तरीका रह सकता है कन्वर्जन इनटू शेयर। मैंने जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर थे वो मैंने उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर उसको शेयर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया तो वापस से क्या हो जाएगा, मेरा डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और बस उसकी एंट्री मेरे को पास करनी है। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है बच्चों, मैं ना 5 साल के लिए मेरे पास डिबेंचर थे, 10 लाख के लिए मैंने 10 लाख के डिबेंचर्स लिए और 5 साल के लिए थे, तो मैं हर साल क्या करूंगा, हर साल 2-2 लाख के डिबेंचर रिडीम करते जाऊंगा। इसको अपन बोलते हैं पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। और नेक्स्ट इज पेमेंट इन लमसम, एंटायर अमाउंट इज पेड एट द मैच्योरिटी, मतलब जब भी डिबेंचर मैच्योर हो जाएंगे तब डायरेक्टली जितना भी पेमेंट रहेगा मैं डायरेक्टली लमसम मतलब पूरे 10 के 10 लाख एक साथ वापस से रीपे कर दूंगा। ठीक है, ये हो गए 4 तरीके। अगर तुमको मैं ओवरऑल बताऊं तो ये 3 तरीके अपने इसमें फॉलो होते हैं, कन्वर्जन इनटू शेयर्स, पेमेंट इनटू इंस्टॉलमेंट और पेमेंट इन लमसम। ये तीनों भी मेथड फॉलो होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब देखो ध्यान देना, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, तुमको डिबेंचर रिडम कर दिया ना, कर लो, लेकिन जैसे ही डिबेंचर इशू किया था, क्या बता रहा हूं बच्चों देखो ध्यान देना, जैसे ही डिबेंचर इशू किया था तुम तुम्हारे प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा बाजू रखना डिबेंचर रिडम्पशन के लिए। देखो क्या है डीआरआर, वापस से बता रहा हूं ध्यान देना एकदम। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मतलब क्या, मैंने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल था किसके लिए बाजू रखा, डिबेंचर रिडम्पशन के लिए बाजू रखा। ऐसा क्यों बोला हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिबेंचर रिडम्पशन जो भी डिबेंचर होल्डर है उनको एक सिक्योरिटी रहनी चाहिए, वो सिक्योरिटी रहनी चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा बोला हुआ है कि तुम क्या करो, तुम्हारे डिविजिबल प्रॉफिट्स का कुछ अमाउंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में बाजू में रखो फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। अब देखो क्या बोला हुआ है, कैन नॉट बी यूज, ये जो डीआरआर है ये सिर्फ तुम्हारे रिडम्पशन के टाइम पे यूज हो सकता है, उसके अलावा कभी यूज नहीं होगा। सर डीआरआर कितना बनाना है, देखो डीआर का वेरी सिंपल है, अगर लिस्टेड कंपनी है डीआरआर रिक्वायर्ड ही नहीं है, लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो 10% ऑफ डिबेंचर रिक्वायर्ड रहेगा, मतलब 10% रिजर्व बनाना मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया देखो डीआरआर। बच्चों डीआरआर कितना बनाना है, ऐसे डर हो गया, डर हो गया, 10% याद रखना है ऐसा। ठीक है, डीआरआर बनाना, डीआरआर कितने टक्के बनाएंगे, डीआरआर बनाएंगे 10%। अच्छा किसको बनाना है, अनलिस्टेड कंपनी को बनाना। लिस्टेड कंपनी अगर क्वेश्चन में आती है तो डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों एग्जाम में ये भी ध्यान देना कि लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी ऐसा क्वेश्चन में डेटा गिवन है, अगर कुछ भी डेटा गिवन नहीं है तो अपन डायरेक्टली चलेंगे। जितना भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर रहेगा, अगर सपोज मैंने 50 लाख के डिबेंचर इशू करे तो 50 लाख का 10% मतलब 5 लाख रुपए का मैं डीआरआर रिजर्व अलग से बना के रखूंगा। अच्छा डीआरआर रिजर्व बनाऊंगा भी कैसे, फिर ऑब्वियसली जनरल रिजर्व से बनाऊंगा, क्यों मतलब जो भी मेरे डिविडेंड के लिए अवेलेबल थे वो रिजर्व से मैं डीआरआर क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा ये तो हो गई बात डीआरआर के लिए। और एक चीज बोला हुआ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डीआरआरआई। देखो एक तो हो गया डीआरआर और दूसरा डीआरआरआई। डीआरआरआई का मतलब क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या बोलते हैं, तुमको डिबेंचर रिडीम करना है, लेकिन जो डिबेंचर रिडीम करनी है गवर्नमेंट बोलती है उसका 15%, देखो जितने भी डिबेंचर रिडीम करनी है उसका 15% तुम क्या करो, कहीं इन्वेस्ट करके रखो सेफ इन्वेस्टमेंट जोन पे। ठीक है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बताया, जैसे बैंक हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अप्रूव बॉन्ड, ये सब जगह पे तुम इन्वेस्ट करके रख सकते हो। लेकिन बच्चों ये इन्वेस्टमेंट कब करना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है। ठीक है, क्या बोला हुआ है, 15% इन्वेस्ट करना साल के बिगिनिंग ऑफ द ईयर में भी तुम कर सकते हो। कौन से, इसके लिए जो करंट ईयर एंड ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग बाय 31 मार्च ईयर एंड। सपोज मेरे पास 10 लाख के डिबेंचर थे, लेकिन इस साल 2 लाख के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, तो मैं डीआरआर किस पे, डीआरआर किसके ऊपर बनाऊंगा, सिर्फ 2 लाख के ऊपर बनाऊंगा। यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट डीआरआर
किसके ऊपर बनाना है? जो सिर्फ करंट ईयर में रिडीम होने वाले। अगर कोई ऐसे डिबेंचर है जो करंट ईयर में रिडीम ही नहीं होने वाले, यानी मेरे को उसके ऊपर डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। यानी डीआरआर में बच्चों डीआरआरआई मैं किसके ऊपर बनाऊंगा? वो डिबेंचर जो करंट ईयर में रिडीम होने वाले। अगर कोई डिबेंचर करंट ईयर में रिडीम होने वाले नहीं है तो उसके ऊपर डीआरआरआई की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन बच्चों डीआरआर में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इस साल रिडीम होंगे या नहीं होंगे, मेरे को 10% डीआरआर रिजर्व अलग से बनाना ही पड़ेगा। लेकिन डीआरआरआई के लिए रूल क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए रूल क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ही रूल याद रखना, इन्वेस्टमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट करंट ईयर में, मतलब दी इन्वेस्टमेंट अगर करंट ईयर में रिडीम हो रहे हैं तभी बच्चों 15% तुमको अलग से इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो दो रूल है। अच्छा, ये अगर तुमको बताओ तो ये डीआरआरआई 15% से कम नहीं होना चाहिए, और ये दोनों कंपनी को एप्लीकेबल रहेगा, लिस्टेड कंपनी को भी एप्लीकेबल रहेगा और डीआरआरआई अनलिस्टेड कंपनी को भी एप्लीकेबल रहेगा। देखो यहाँ पे अपन ने दो प्रोविजन पढ़े। डीआरआर किसको बनाना है? लिस्टेड कंपनी को। कितना टक्के? 10%। 10% किसका? पूरे डिबेंचर का। दूसरा पढ़े डीआरआरआई। डीआरआरआई क्या मतलब? क्या? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, यानी कहीं ना कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखूंगा। कितने टक्के करना है? 15%। लेकिन 15% किसका? जो करंट ईयर में रिडीम होने वाले। यहाँ पे 10% पूरे कभी भी रिडीम होंगे पता नहीं, लेकिन जैसे इशू कर दिया डीआरआर बनाओ। लेकिन डीआरआरआई 15% पैसे बाजू करने का जो रूल है वो सबको एप्लीकेबल होगा, लेकिन कब के लिए? करंट ईयर एंड के लिए सिर्फ। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है, बच्चों गड़बड़ करते हो। ठीक है, करंट ईयर एंड के लिए ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, फटाफट सर इसकी जर्नल एंट्री बता दूं तो सबसे पहले तो देखो, जो तुमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को 10% ट्रांसफर करना है उसकी क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ऑफ कोर्स रिजर्व है, रिजर्व है मतलब क्या? एक तरीके से मेरे लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो क्या होगा? क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कितने टक्के करना था बच्चों? 15%। उसकी एंट्री क्या होगी? ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड था इसलिए डेबिट हुआ, यहाँ पे रिजर्व वर्ड है मतलब लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होगा। इतना बच्चों याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है? फॉर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई। अब बच्चों यहाँ पे इन्वेस्ट किया, क्या इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी मिल सकता है क्या? यस, डायरेक्टली क्या करो, उसको इनकम मान लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, यानी डायरेक्टली ये जो इंटरेस्ट इनकम हुआ है वो कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं? पीएनएल में लेके जा रहा हूँ, यानी प्रॉफिट मान रहा हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन क्या क्या एंट्री होगी? ये कब हुई? ये डिबेंचर अलॉट हुआ तब उसके बाद की एंट्री है। अब किसकी एंट्री बढ़ेगी? अपन रिडम्पशन की। अब रिडम्पशन कर रहे, रिडम्पशन कर रहे मतलब अब रिजर्व करने की, रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी तुमने रिजर्व बनाया उसको वापस से जनरल रिजर्व से रिवर्स कर दो। देखो वापस से बच्चों, तुमने डीआरआर बनाया था, डीआरआर का मतलब क्या? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया। अब अगर रिडीम हो गए तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की जरूरत है क्या? नहीं। तो उसको क्या कर देना? उसको वापस से रिवर्स कर देना, जहां से भी बनाए थे वहां से। अगर सपोज जनरल रिजर्व से बनाए तो जनरल रिजर्व से, पीएनएल से बनाए तो पीएनएल से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डीआरआरआई इन्वेस्टमेंट करी थी, लेकिन अब रिडीम हो रहा है तो क्या इन्वेस्टमेंट भी सर बेचना पड़ेगा क्या? यस, इन्वेस्टमेंट भी बेच दो और इसके बदले डायरेक्टली क्या लेना? पैसे ले लेना। ठीक है, तो वापिस से डीआरआरआई करा हुआ है मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट बनाई दी है। इन्वेस्टमेंट बना हुआ है तो बच्चों क्या करूंगा मैंने इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट को भी अभी रियलाइज कर दूंगा। देखो वही चीज है, एक तो फॉर एनकैशमेंट ऑफ डीआरआरआई बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर रिडम्पशन जो भी मेरा डीआरआर का बैलेंस है वो कहाँ चले जाएगा? जनरल रिजर्व, मतलब डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ऐसी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रिडम्पशन की एंट्री सिंपल है, डिबेंचर को पैसे देने हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इट इज वेरी 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 सिंपल एंट्री बच्चों, इतनी एंट्री ध्यान रखो, काफी आसान रहेगा। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्रक्स सिर्फ डीआरआर और डीआरआरआई का ही है। ठीक है, डीआरआर अनलिस्टेड कंपनी का एप्लीकेबल है। कितना टक्के बनाना है? 10% शुरुआत में ही, जितने के भी मैं डिबेंचर इशू करूंगा उसका डायरेक्टली 10% बना दूंगा। 15% इन्वेस्टमेंट करना है, दोनों का एप्लीकेबल होगा, लेकिन 15% कब का? जितने ईयर एंड में मेरे रिडीम होने वाले उतने का ही मेरे को 15% बाजू करके रखना पड़ेगा, है ना? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है आगे, रिडम्पशन एट प्रीमियम एंड कन्वर्जन। अब देखो बच्चों, अगर कहीं पे मैं प्रीमियम पे डिबेंचर रिडीम कर रहा हूँ, अपन ने पहले देखा जब अपन प्रीमियम पे रिडीम करते हैं अपन पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं। लेकिन अगर सपोज तुम्हारे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है कुछ भी, तो इसका मतलब ये पहले प्रोविजन नहीं बना है, अभी बनाना पड़ेगा। तो जो भी प्रीमियम पे रिडीम कर रहे थे, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे थे मतलब लॉस था, लॉस था तो काले के चला जाऊंगा, डायरेक्टली लॉस था तो काले के चले जाओ बच्चों, पीएनएल में लेके चले जाओ।
ठीक है। अच्छा, जब भी कन्वर्जन होगा, ऑप्शन टू कन्वर्ट डिवेंचर ओनली इक्विटी शेयर एट अ स्पेसिफाइड टर्म्स, मतलब जो टर्म्स बोलेंगे वो टर्म्स पे, स्पेसिफाइड टर्म्स में मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर के बदले इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जैसा बोला उस तरीके से मैं फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर सिंपल इसका क्रक्स बता दूं सर, तो इसका क्रक्स यही है। एक है डीआरआर, कितना क्रिएट करना, 10%। डीआरआर क्या है, लायबिलिटी, यानी क्रिएट करते टाइम क्रेडिट होगा। ठीक है, रियलाइज जब होगा, वापिस से डिवेंचर रिडीम हो गए तब डेबिट हो जाए। DRRI कितना बनाना है, जितने रिडीम होने वाले हैं उसका 15%। अच्छा, क्रिएट करते टाइम एसेट है इसलिए डेबिट होगा, जब रियलाइज होगा तब वापिस से क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI, ऐसे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही क्रक्स है, इतना ध्यान रखो तो तुम्हारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आराम से पूरा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अपन क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से तुमको क्लिक हो जाएगा। आ जाओ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्वेश्चन बैंक। ठीक है, देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, PYQ सितंबर 2024 में आया हुआ है, और अगेन एग्जाम में आता है तो है बहुत इजी, लेकिन काफी ज्यादा एंट्रीज है इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा एंट्रीज है इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं इसको आज क्वेश्चन को तुमको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में, खाली ध्यान देना। क्या बोला हुआ है बच्चों, XYZ लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी इशूड अ 6012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन 1 अप्रैल 2021। अब देखो ध्यान देना, मैंने कितने परसेंट डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए, 5% डिस्काउंट पे। अब देखो 6000 था। ठीक है, देखो एक एक से बताओ, 6000 डिबेंचर है, 6000। अच्छा, प्राइस कितना है ईच डिबेंचर का, अगर तुम प्राइस देखें तो 100 रुपए। ये कितना हो गया, कर दो बच्चों, चलो 6000 इंटू 100, यानी 6 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए। इसको मैं इशू कर रहा हूँ 5% डिस्काउंट पे। बच्चों देखो ध्यान देना, 5% डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट की अमाउंट कितना हो जाएगी, 5% डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 6 लाख का 5%, यानी 30,000 रुपए का मेरा हो गया डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा, और आगे क्वेश्चन में क्या बोला, देखो ध्यान देना, इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब हर साल ईयर एंड पे मैं इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे 3 साल की जर्नल एंट्री पास करनी है, मतलब 3 साल तक मेरे को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अगर तुमको याद हो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, देखो ध्यान देना, इंटरेस्ट डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, अपने लिए खर्चा है, मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डायरेक्टली ऐसे इंटरेस्ट दे दूंगा। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10% इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब देखो 3 इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर रीपे होगा, यानी हर साल कितने रीपे होगा, देखो 3 इंस्टॉलमेंट में रीपे होना है, यानी इंस्टॉलमेंट कितने की रहेगी, 6 लाख। 3 इंस्टॉलमेंट यानी हर बार कितने कितने लाख रिडीम करूंगा, 2-2 लाख रुपए हर बार रिडीम करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे प्रीमियम भी बोला बच्चों, प्रीमियम कितना बोला था, प्रीमियम बोला था कितना परसेंट, 10% प्रीमियम पे। ठीक है, 10% प्रीमियम भी एक तरीके से लॉस हो गया बच्चों मेरे लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10% का प्रीमियम, कितना आ जाएगा, 6 लाख का 10%, 60,000 रुपए। ये क्या हो गया, प्रीमियम पे। यानी अगर मैं टोटल लॉस निकालू बच्चों, तो मेरा टोटल लॉस कितना आएगा यहाँ पे, चलो बताओ, टोटल लॉस आ जाएगा मेरा 90,000। 90,000 का मेरा हो गया टोटल लॉस। अच्छा, अगर तुमको याद हो टोटल लॉस को अपन क्या करते हैं, 2 मेथड थे, एक तो इक्वल मेथड और उसके बाद रेशियो मेथड। इक्वल मेथड में हर साल अपन 90,000 डिवाइड बाय 3 करके लेके जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे रेशियो मेथड फॉलो होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि डिबेंचर पार्ट में रिडीम हुए। लेकिन आगे क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात बोला, जिससे तुम्हारा काम हल्का हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, देखो ये वाली एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एंटायर लॉस इज बुक टू बी ऑन द फर्स्ट ईयर। मतलब क्या बोला, पूरा का पूरा लॉस फर्स्ट ईयर में बुक कर दो। मतलब क्या तुमको यहाँ पे रेशियो मेथड लगाने की जरूरत है क्या, बच्चों नहीं है। 90,000 का पूरा लॉस क्या कर देना, 90,000 का पूरा लॉस दे देना, किसको, 90,000 का पूरा लॉस दे देना एक साथ P&L को। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला फर्स्ट ईयर में पूरा लॉस बुक कर लो, क्वेश्चन में बोला फर्स्ट ईयर में पूरा लॉस बुक कर दो, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में पूरा लॉस बिंदास बुक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 90,000 का फर्स्ट ईयर में ही लॉस बुक कर लेंगे। आगे क्या बोला बच्चों, देखो ध्यान देना, द कंपनी इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अच्छा 3 इंस्टॉलमेंट होगा, तीनों साल की मेरे को जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखो जर्नल एंट्री क्या क्या होगा,
सबसे पहले तो इशू की जर्नल एंट्री होगी यहाँ पे, देखो ध्यान देना बच्चों, गड़बड़ नहीं, आराम से। जब डिबेंचर इशू है उसकी एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद ये इशू के टाइम पे जो लॉस था, लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल को, उस चीज की एंट्री होगी। ठीक है, अच्छा और किस चीज की एंट्री होगी बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है 3 साल तक, 3 इयर्स तक, तो 3 इयर्स तक इंटरेस्ट की एंट्री करूंगा। ठीक है, अच्छा अब ये रिडीम होने वाले, रिडीम होने वाले, तो मेरे को इसके ऊपर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, DRR क्रिएट करना पड़ेगा 10% का। 10% का DRR क्रिएट करूंगा और हर साल फिर जितना रिडीम होता गया होता गया होता गया उसका रिवर्स करता जाऊंगा। मतलब एक तो क्रिएशन होगा DRR, क्रिएट भी होगा, फिर इसके अलावा विड्रॉ भी होगा, मतलब मैंने रिवर्स भी होगा। एक तो DRR क्रिएट करूंगा फिर रिवर्स कर दूंगा। अच्छा उसके बाद किसकी एंट्री होगी, DRRI। DRRI मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना, देखो इन्वेस्टमेंट मेरे को करना है 15%, पहले क्या करूंगा क्रिएट, और क्या कर दूंगा बाद में रिवर्स। अच्छा उसके अलावा फिर एंट्री हो जाएगी मेरी रिडम्पशन की नॉर्मल एंट्रीज। इतने तरीके के एंट्रीज मेरे को हर साल करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इशू की एंट्री एकदम बहुत सिंपल है। इशू में बच्चों लॉस कितना था, लॉस कितना बुक करूं, चलो बताओ फटाफट तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, इशू में कितना लॉस बुक करूं। वेरी गुड, क्या बात है, कुछ बच्चों के एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं, 90,000 90,000। मेरा एक्चुअली 30 सेकंड का लॉस है, 30 सेकंड का टाइम गैप है, इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 90,000 रुपए का लॉस बुक करूंगा। ठीक है, अच्छा इशू के टाइम 90,000 का मेरे को लॉस बुक करना है, तो 90,000 की लॉस की एंट्री क्या होगी। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से मेरे को पैसे कितने आएंगे, 6 लाख के डिबेंचर थे, 30,000 डिस्काउंट पे इशू किया, तो 6 लाख माइनस 30,000, 5,70,000 रुपए बैंक से आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बैंक से पैसे, 5,70,000 रुपए बैंक से आ गए। अच्छा इसके बाद बच्चों 90,000 का मैं लॉस बुक करने वाला हूँ, 90,000 लॉस डेबिट होगा, 30,000 डिस्काउंट का, और उसके अलावा मेरा 60,000 रुपए प्रीमियम का। 12 जो भी डैश परसेंट डिबेंचर में कितने जाएंगे, डिबेंचर कितने कहते हैं 6 लाख, तो 6 लाख चले जाएंगे डिबेंचर में। बचे कुछ बच्चों 60,000 का क्या करूंगा, 60,000 का रिजर्व बना के रखूंगा। क्यों रिजर्व बना के रखूंगा, प्रीमियम फ्यूचर का है, प्रीमियम फ्यूचर का है, मतलब डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, मतलब अभी से क्या बना के रखूंगा मैं, रिजर्व बना के रखूंगा। तो देखो बच्चों इशू की यही एंट्री हुई, क्या बैंक अकाउंट डेबिट 570, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 90,000, टू 12% डिबेंचर 6 लाख, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 60,000 रुपए। ठीक है, तो ये एंट्री मेरी हो गई। उसके बाद बच्चों एक सिंपल एंट्री है, DRR क्रिएट करना था। DRR डायरेक्टली मैं कितना, इनिशियली DRR मैंने तुमको बताया हर साल वेट नहीं करूंगा, DRR इनिशियली क्रिएट होगा। तो यहाँ पे बच्चों DRR टोटल DRR कितना क्रिएट होगा, चलो बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट फटाफट, टोटल DRR कितना क्रिएट होगा। DRR है 10%, तो पूरा 6 लाख का 10% DRR क्रिएट होगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों के एकदम परफेक्ट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 60,000 रुपए का मेरा यहाँ पे DRR क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, कृष्णा बाहेती सबसे पहले आंसर दिया 60,000, दिशा सोनी, ठीक है, पार्थ मंदड़ा 7,000 का क्रिएट होना चाहिए था, 60,000 ही आंसर है। ठीक है, तो 60,000 का क्रिएट होना चाहिए था और 60,000 क्रिएट करेंगे अपन। ठीक है, अच्छा बच्चों DRR क्रिएट करने के लिए एंट्री क्या होगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होगा, और जनरल रिजर्व डेबिट कर दूंगा या PNL डेबिट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे DRR क्रिएट करने की एंट्री देखो, ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, 60,000 रुपए से मैंने DRR यहाँ पे क्रिएट कर दिया। चलो वेरी गुड, बहुत काफी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं एकदम। ठीक है, अब DRR क्रिएट कर दिया, उसके बाद क्या था बच्चों, उसके बाद मेरे को पहले इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट का क्या बताया था, DRR का एक मेथड है कि हर साल जितने रिडीम होंगे उतना मेरे को हर साल इन्वेस्ट करना है। देखो ये जो 60,000 है ना, ये अपन वन टाइम में एक साथ कर देते हैं, लेकिन जब DRR आए इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं, तो इन्वेस्टमेंट में क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट मेरे को हर साल करनी पड़ेगी। DRR तुम एक साथ कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट हर साल करना है। इस साल 2 लाख रिडीम होंगे, तो इस साल 2 लाख का कितना परसेंट होगा, चलो बताओ 2 लाख का कितना परसेंट, कितना आंसर आ जाएगा, 30,000 रुपए आंसर आएगा। यानी मैं कितना परसेंट, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए हर साल क्या करूंगा, बिगिनिंग में इन्वेस्ट करूंगा, और उसके बाद ईयर एंड पे क्या कर दूंगा, ईयर एंड पे विड्रॉ कर लूंगा, रिवर्स कर दूंगा। तो बिगिनिंग पे हर बार 30-30 हजार का मैं क्या बनाऊंगा,
30,000 का हर बार मैं बैंक इन्वेस्टमेंट करूंगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा टू बैंक। यानी हर साल मेरा 30,000, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है, हर साल मेरा कितने का DRRI क्रिएट होगा, 30,000 का हर साल क्रिएट होगा। अच्छा, जब ईयर एंड पे रिडीम हो रहा है बच्चों, तो ये DRRI रिवर्स भी होगा। DRRI रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी, DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो देखो हर साल पहले क्रिएट करूंगा, बाद में रिवर्स कर दूंगा। क्या इन्होंने हर साल 30,000 की वो एंट्री की है क्या, देखो यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ये DRRI क्रिएट किया है बिगिनिंग पे। अच्छा, ईयर एंड पे फिर इसी को रिवर्स करना है, तो अब इसी को ईयर एंड पे देखो इन्होंने रिवर्स कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर से इन्होंने वापस से नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में क्रिएट किया। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद वापस से नेक्स्ट ईयर एंड पे विड्रॉ किया। फिर से वापस से देखो बिगिनिंग पे क्रिएट किया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000, और वापस से इन्होंने ईयर एंड पे रिडीम किया। यानी बच्चों क्या होगा, 30,000 की मेरे को कितनी बार एंट्री करनी पड़ेगी, 6 बार। मतलब क्रिएट भी करूंगा, रिडीम भी करूंगा, क्रिएट भी करूंगा, रिडीम भी करूंगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 30,000 क्रिएट भी होगा और 30,000 रिवर्स भी होगा। रिडम्पशन के टाइम बिगिनिंग में क्रिएट होगा और एंड पे रिवर्स होगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है, इसकी जर्नल एंट्री ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। अच्छा, जर्नल एंट्री सर सीक्वेंस में करना है क्या, यहाँ पे डेट है इसलिए सीक्वेंस में ही करनी पड़ेगी। बिगिनिंग में क्रिएट होना मतलब 1 अप्रैल को क्रिएट होना और ईयर एंड पे रिवर्स करना। अच्छा, अब अगर तुमको समझेगा तो बिगिनिंग की अपन ने सारी एंट्री कर दी। अब ईयर एंड पे बच्चों क्या होगा, एक तो देखो रिवर्स करना था, उसकी एंट्री समझ गई। अब इंटरेस्ट देना ईयर एंड पे, तो बच्चों में इंटरेस्ट कितना दूंगा, साल भर कितना आउटस्टैंडिंग था। अब देखो ये वाले सिनेरियो में साल भर पूरा 6 लाख आउटस्टैंडिंग था, 2 लाख ईयर एंड पे रिडीम हुआ। अच्छा, यहाँ पे 2 लाख रिडीम हो गया तो बचेंगे कितने, 4 लाख। ठीक है, अच्छा फिर 4 लाख ईयर एंड पे था, 4 लाख पे इंटरेस्ट पे होगा। अच्छा, थर्ड ईयर में वापस से 2 लाख यहाँ पे रिडीम हो गया, तो थर्ड ईयर में कितने पे इंटरेस्ट दूंगा, 2 लाख पे इंटरेस्ट दूंगा। जितना आउटस्टैंडिंग है उतने पे इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट आ जाएगा 12%। तो चलो फटाफट मेरे को कोई कैलकुलेट करके बताओ 12% से कितना कितना आ रहा है हर साल का। ठीक है, फर्स्ट ईयर का आ जाएगा 72,000, सेकेंड ईयर का आ जाएगा तुम्हारा 48,000 और थर्ड ईयर का आ जाएगा 24,000। ठीक है, ये तुम्हारा हर साल का इंटरेस्ट आ गया। देखो बच्चों, शुरुआत में 6 लाख आउटस्टैंडिंग थे, फिर 2 लाख रिडीम कर दिए, 4 लाख आउटस्टैंडिंग है, फिर 2 लाख रिडीम कर दिए, 2 लाख आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। ठीक है, 72,000, 48,000 और 24,000। बच्चों तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। ठीक है, ऐसे बैठे मत रहो, साथों साथ कैलकुलेट करो, है ना। तो 72, 48, 24,000। ठीक है, क्या बात है। चलो जतिन अग्रवाल का आया करेक्ट आंसर, वेरी गुड, 72, 48। प्रेम बाहेती जी, उनका भी आंसर आया 72, 48 और 24। ठीक है, तो 72, 48, 24 का मेरे को इंटरेस्ट ड्यू भी करना है और पे भी करना है। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी, देखो बच्चों वापस से डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देखो ध्यान देना। अच्छा, इन्होंने डायरेक्टली पे कर दिया डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, ये डायरेक्टली पे कर दिया इन्होंने। और उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट किसको जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट पीएनएल को ट्रांसफर कर देना। इन्होंने पीएनएल को ट्रांसफर करने की एंट्री शायद से की ही नहीं है। ठीक है, तो पहले साल कितना आ गया 72, दूसरे साल बच्चों कितना इंटरेस्ट पे करना था 48। अच्छा, तीसरे के साल कितना आया था अपना 24, तो अपना भी इतना ही आया और इन्होंने भी इतना इतना कर दिया। खाली इन्होंने अलग से पीएनएल को ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं की, तो पीएनएल को ट्रांसफर करने की एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद क्या सर, अब उसके बाद देखो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले तो क्या होगा, हर साल रिडम्पशन होगा। अच्छा, रिडम्पशन बोला हुआ है 10% प्रीमियम, मतलब अगर मैं 2 लाख रिडीम कर रहा हूं तो देने कितने पड़ेंगे, 20,000 का रिडम्पशन हर बार दूंगा, 2,20,000। अच्छा, तुमको मजे की बात बताऊं क्या, ये 20,000 जो है ना, जो देना है वो ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ध्यान देना बच्चों, कैसे करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, 20,000 क्या करूंगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 20,000, ऑलरेडी प्रीमियम और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 20,000 रुपए, जो अपन ने ऑलरेडी प्रीमियम का लिए रिजर्व बना के रखा था वो। और उसके बाद टू डिबेंचर होल्डर 2,20,000 और बाद में डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ऐसे रिवर्स एंट्री कर सकता हूँ या डायरेक्ट भी। ठीक है, इन्होंने देखो कैसे किया, ध्यान देना बच्चों। 12% डिबेंचर, 20,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 20,000 रुपए जो यूज कर लिया अपन ने बनाए थे, टू बैंक डायरेक्टली इन्होंने 2,20,000 पे कर दिया, इन्होंने ड्यू नहीं किए। ठीक है, हर साल 3 साल तक 2-2 लाख प्लस 20,000 पे होगा, 2-2 लाख प्लस 20,000 पे होगा। इन्होंने भी सेम तरीके से एंट्री करी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम तरीके से इन्होंने भी एंट्री करी, अपनी भी सेम तरीके से एंट्री हो गई। ठीक है, अब इसके बाद बचता क्या है, एक बार रिडीम कर लिया
रिडीम कर लिया तो बच्चों मैं DRR को जनरल रिजर्व में मान सकता हूँ, ठीक है। तो DRR मैंने कितना बनाया था बच्चों, 60,000 रुपए का DRR बनाया था अगर तुमको याद होगा। तब 60,000 का DRR हर साल 2-2 लाख के रिडीम कर रहा हूँ, यानी हर साल 2-2 लाख के ऊपर का DRR रिवर्स होगा, मतलब 20,000 यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, 20,000 यहाँ पे रिवर्स होगा और 20,000 यहाँ पे रिवर्स होगा, ठीक है। DRR रिवर्सल करके कहाँ लेके जाएंगे, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व या P&L, कुछ भी लेके जा सकते हो, दोनों भी तुम्हारा आइडियली करेक्ट होगा। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अच्छा 90,000 का तो इन्होंने लॉस था, लॉस बुक कर दिया, तो डेफिनेटली करना है। 20,000 का रिवर्स किया है, देखो यहाँ पे डेबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, वही एंट्री करी 20,000 की, फिर से हो गई डेबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, वही 20,000 की एंट्री, और डेबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व 20,000 की एंट्री, ठीक है। तो बच्चों ये सब एंट्रीज करना था यहाँ पे। अगर तुम देखेंगे तो ओवरऑल क्वेश्चन खत्म हुआ, काफी इजी क्वेश्चन था, सब कुछ डेटा क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा सर अगर एग्जाम में आप यहाँ पे तो आप एक एक करके बता रहे थे, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो क्या स्टेप फॉलो करना, देखो सबसे पहले स्टेप इशू करो, इशू करते ही DRR क्रिएट कर दो, DRR क्रिएट करते ही क्या कर देना बच्चों, DRR क्रिएट कर दिया, DRR क्रिएट कर देगा, DRR की इन्वेस्टमेंट कर दो, DRR की इन्वेस्टमेंट कर दी, ईयर एंड पे इंटरेस्ट पे करा, ईयर एंड पे इंटरेस्ट पे करा, ठीक है। उसके बाद DRR जो है तुम्हारा वो रियलाइज हो गया, अच्छा DRR रियलाइज हो गया, फिर उसके बाद कौन सी एंट्री बच्चों, देखो इंटरेस्ट हो गया, DRR रियलाइज हो गया, फिर उसके बाद रिडीम कर दो, रिडीम हो गया तो फिर तुम्हारा DRR रिजर्व वापस से रिवर्स कर देना, मतलब DRR रिवर्स कर दूंगा। अच्छा हर साल कौन सी एंट्री होगी बच्चों पता है, ये 4 एंट्रीज जो है हर साल मेरी होगी, मतलब ये 4 एंट्री मैं हर साल कंडक्ट करूंगा, इंटरेस्ट वाली हर साल करूंगा, DRR, अच्छा ये सॉरी ये DRR वाली भी वापस से हर साल होगी, ठीक है। तो ये पांचों एंट्री देखो ध्यान देना हर साल होगी। एक तो सबसे पहले DRR बनाने की, इंटरेस्ट की एंट्री हर साल, फिर DRR रियलाइज की हर साल, रिडम्पशन की हर साल और DRR की हर साल, ठीक है। तो ये पांचों भी एंट्री हर साल तुमको यही सीक्वेंस में करना, और इनिशियली करेंगे तो इशू और DRR, और इशू ये जो लॉस होगा देखो ध्यान देना बच्चों, ये लॉस भी P&L को बाद में डाल देना, तो P&L को लॉस रिवर्सल की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हर साल इतनी एंट्री कर दी और इन्होंने वही सीक्वेंस फॉलो किया। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता तो आउट ऑफ मार्क्स देके जाएगा, और हर डेटा पूरा का पूरा वो डेटा गिवन है। सर एग्जाम में इस तरीके से वर्किंग नोट बना सकते हैं क्या, डेफिनेटली यस बच्चों, तुम एग्जाम में इस तरीके से वर्किंग नोट बना सकते हो, तुम्हारे पर्पस के लिए, ओन कैलकुलेशन के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ठीक है। तो आराम से तुम कर सकते हो इस तरीके की वर्किंग नोट, एग्जाम में भी तुम बना के आ सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है। तुम देखोगे तुम नंबर ऑफ एंट्रीज देख के पैनिक हो गए, नंबर ऑफ एंट्रीज देख के तुमको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली सिंपली क्या करो, नंबर ऑफ एंट्रीज देख के पैनिक मत हो जाना, जितना है उतना करते रहो करते रहो करते रहो, 1 बाय 1 वर्किंग नोट बना लो, तो तुम्हारा अपना सीक्वेंस फॉलो करोगे, रफ पेपर पे सीक्वेंस लिख लोगे तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, NMT में भी, NMTP मतलब मॉडल टेस्ट पेपर में रिपीट हुआ है काफी बार, प्लस PYQ में भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अपन ने ले लिया, ठीक है। चलो समझा बच्चों ये क्वेश्चन, इसमें इशू भी था और रिडम्पशन भी था, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन था। ड्यू एंट्री मैंडेटरी है क्या बच्चों, ड्यू एंट्री मैंडेटरी नहीं है। क्यों नहीं है ड्यू एंट्री मैंडेटरी, क्योंकि देखो मॉड्यूल में ही और सजेस्टेड आंसर में इन्होंने हर जगह लिखा हुआ है डायरेक्टली तुम बैंक से कर सकते हो, तो ड्यू एंट्री मैंडेटरी नहीं है। एग्जाम में अगर पेपर लेंदी आता है तो मैं बोलूंगा ड्यू की एंट्री डायरेक्टली स्किप करके बैंक से पेमेंट की एंट्री कर सकते हो, ठीक है। चलो चलो आ जाओ, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन 2025 के PYQ में आया हुआ है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है, मेरे को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद कन्वर्जन की जर्नल एंट्रीज भी बतानी है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान देना, कंपनी हैड इशूड 20,000 8% पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, मतलब देखो इन्होंने 20,000 डिबेंचर्स किए इशू, 100 ईच, मतलब बच्चों कितना हो गया, देखो ध्यान देना 20,000 इंटू 100 ये आ जाएगा 20 लाख रुपए के डिबेंचर है, बढ़िया। आगे क्या बोला, द डिबेंचर आर ड्यू फॉर द रिडम्पशन ऑन 1 जून 2024, 1 जून 2024 डेट गिवन है, यानी मेरे को क्वेश्चन में डेट मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 जून 2024 को डिबेंचर रिडीम करने हैं,
the term of debenture provided that 30% of debenture will be converted into equity share। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्विटी शेयर कौन से प्राइस में, नॉमिनल वैल्यू 10 था, लेकिन इक्विटी शेयर की प्राइस कितनी कंसीडर करूंगा, 20 रुपए। ठीक है, यानी 20 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग मैं दूंगा। अच्छा उसके बाद क्या बोला, इसको छोड़ के रिमेनिंग विल बी रिडीमेबल एट द रेट 5%। अब देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है, देखो बच्चों ध्यान देना, 20 लाख में दो हिस्से हो गए, एक तो 30% और दूसरा हो गया 70%। अब 30% के लिए क्या बोला, 20 लाख इंटू 30%, यानी 6 लाख रुपए के डिबेंचर होल्डर को मैं दे दूंगा शेयर्स। बचे कुछ 70% जो है 20 लाख का, यानी ये आ जाएगा 14 लाख। इसको मैं कितने पे रिडीम करूंगा पता है बच्चों, इसको मैं रिडीम करूंगा 14 लाख का, कितने पैसे, कितना प्रीमियम बोला क्वेश्चन में, 5%। तो इसका 5% मतलब 70,000 का प्रीमियम दूंगा मैं रिडम्पशन पे। यानी ये क्वेश्चन में बच्चों इंपॉर्टेंट क्या ट्विस्ट है वो बताऊं अगर तुमको, तो क्या बोला हुआ है, रिमेनिंग डिबेंचर पे ही प्रीमियम दूंगा। अगर इसकी जगह पे प्रीमियम सब पे बोला रहता, अगर प्रीमियम सब पे बोला रहता तो मैं इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी कंसीडर करता पता है, इक्विटी शेयर की वैल्यू कंसीडर करता यहाँ पे 6,30,000। लेकिन बच्चों यहाँ पे 6,30,000 क्यों नहीं बोला, क्योंकि रिमेनिंग डिबेंचर जो है जो मैं रिडीम कर रहा हूँ उसी के ऊपर प्रीमियम देना है। जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको प्रीमियम देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कंपनी के टर्म्स में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में भगवान है, तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पे दो पार्ट हो जाएंगे, 6 लाख और 14 लाख रुपए के ऐसे दो पार्ट हो गए, जिसमें 70,000 रुपए का प्रीमियम मेरे को पे करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जहाँ पे उन्होंने पूरा इंक्लूसिव लिया, पूरा इंक्लूसिव मतलब उन्होंने पूरे पे प्रीमियम चार्ज किया, क्योंकि वहां पे ऐसा बोला हुआ था। तो ये वर्डिंग्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ पे ये वर्डिंग्स पे थोड़ा ध्यान तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब कितने इक्विटी शेयर्स मेरे को अलॉट करने पड़ेंगे, देखो बच्चों 6 लाख रुपए के मेरे को देने शेयर्स, डिवाइड बाय पर शेयर की वैल्यू कितनी है 20, तो 6 लाख डिवाइड बाय 20 अगर करूं तो 30,000 शेयर्स में इश्यू करूंगा। ठीक है बच्चों, अच्छा 30,000 शेयर में 10 रुपए जाएंगे कैपिटल को और 10 रुपए का आ जाएंगे प्रीमियम को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 10 रुपए जाएंगे प्रीमियम को, 10 रुपए जाएंगे कैपिटल को। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपन ने कैलकुलेट कर लिया, कितना कैलकुलेट आया बच्चों, कितना आ गया अपना आंकड़ा, 30,000 शेयर्स का आंकड़ा आ गया। ठीक है, इनका भी 30,000 ही आएगा, इनका भी 30,000 ही आया हुआ है। अच्छा आगे क्या बोला हुआ है, रिलेटेड जर्नल एंट्रीज दो मेरे को कन्वर्जन के और रिडम्पशन के, अज्यूमिंग कंपनी ने ऑलरेडी डीआरआर बनाया हुआ है और इन्वेस्टमेंट भी करी हुई है। अच्छा मेरे को तुम लोग यहाँ पे बताओ कितने की डीआरआर की जरूरत होगी और कितने की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स छुपा हुआ है, कितने की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और कितने की डीआरआर की जरूरत है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से, अगर तुमको ध्यान हो, यहाँ पे एक तो है 6 लाख जो मैं कन्वर्ट करने वाला हूं, और 14 लाख है। 14 लाख मतलब क्या है, ये 14 लाख जो है मेरे जो मैं रिडीम करने वाला हूं। ठीक है, अच्छा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट मेरे को किस पे करना है, मेरे को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो अमाउंट पे करना है जो मैं बैंक से रिडीम कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों यहाँ पे बैंक से मैं रिडीम कितने कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बैंक से रिडीम कर रहा हूँ 14 लाख, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट भी कितने पे करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 14 लाख का 15%। वेरी गुड, सबसे पहले पार्थ मुंदड़ा ने आंसर दिया, मेरे को 14 लाख का 15% इन्वेस्टमेंट किया होगा मैंने। ठीक है, तो 14 लाख का 15% अगर करूंगा तो 2,10,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, यानी 2,10,000 रुपए आ गया 15%। अब 2,10,000 रुपए जो आया बच्चों, 2,10,000 रुपए बना हुआ ऑलरेडी है बोला क्वेश्चन में, यानी मेरे को सिर्फ रियलाइज होगा मतलब कितना आ जाएगा, देखो बच्चों रियलाइज आ जाएगा मतलब 2,10,000 रुपए मेरे को बैंक से पैसे आएंगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैंने डीआरआर भी कितने पे बनाया होगा, डीआरआर भी मैंने 20 लाख पे नहीं बनाया, डीआरआर मैंने किस पे बनाया 14 लाख पे। क्यों, क्योंकि 6 लाख तो मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ, जो कन्वर्ट होने वाले वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो डीआरआर भी मैंने कितने पे बनाया होगा, डीआरआर भी मैंने बनाया होगा 14 लाख पे, तो वापिस से 14 लाख का 10%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 14 लाख का 10%, मतलब मैंने डीआरआर कितना बनाया, 1,40,000 रुपए का डीआरआर बनाया हुआ है। मेरे को रिवर्स भी डीआरआर कितने का करना पड़ेगा, 1,40,000। अच्छा डीआरआर रिवर्स की एंट्री क्या होगी, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू, वापिस से मैं ले लूंगा जनरल रिजर्व। ठीक है, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए, पार्थ मुंदड़ा, गायत्री पाठक, शेख मुजम्मिल, राधिका पावड़े, कृष्णा बहेती। चलो वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी यही था,
कि जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनेगा डीआरआर और डीआरआरआई, वो सिर्फ कौन से पार्ट पे बनेगा, जो पार्ट में बैंक से एक्चुअली रिडीम करने वाला हूँ, जो पार्ट कन्वर्ट करने वाला हूँ, उसके ऊपर डीआरआर और डीआरआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है, ठीक है। तो जो मैंने कन्वर्ट करने वाला हूँ उसके ऊपर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी मैं बच्चों के रिमेनिंग पोर्शन पे ही बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पे देखो, कन्वर्जन के लिए तो 6 लाख देने, 3 लाख और 3 लाख। सबसे पहले तो क्या कर दो, पूरा का पूरा डिबेंचर ड्यू कर दो, ठीक है। तो पूरा का पूरा देखो यहाँ पे इन्होंने डिबेंचर ड्यू कर दिया, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20 लाख देने हैं उनको, और 70,000 रुपए का प्रीमियम था। अपन ने यहाँ पे देखो 70,000 रुपए का प्रीमियम निकाला हुआ भी है, ठीक है। अपना भी आ गया था, कितने का प्रीमियम आया था, 70,000। तो 70,000 का प्रीमियम डेबिट कर दिया। टू इन्होंने किसको ड्यू कर दिया, डिबेंचर होल्डर को। अच्छा, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर को कैसे दूंगा, डिबेंचर होल्डर को 6 लाख के मैं देने वाला हूँ शेयर्स, ठीक है। 6 लाख के शेयर दूंगा, यानी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 लाख रुपए। देखो यहाँ पे डिबेंचर शेयर होल्डर 6 लाख के देने, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 लाख रुपए के देने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मेरे को उनको रीपे कितने करने पड़ेंगे, मेरे को उनको रीपे करने हैं 14 लाख प्लस 70,000 का प्रीमियम, मतलब 14,70,000 देना है। मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, देखो ध्यान देना, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 14,70,000, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद ये प्रीमियम जो था यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम 70,000 रुपए का, यहाँ पे एक क्रक्स ये, क्योंकि यहाँ पे इशू की एंट्री नहीं कर रहे, यानी प्रीमियम अभी के अभी क्या कर दो, प्रीमियम अभी के अभी ये वाली स्टार मार्क एंट्री मार्क कर दो, ये वाला अभी के अभी कहा जाएगा पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डीआरआर और डीआरआरआई रियलाइज कर दो। डीआरआर की एंट्री वापस से तुमको अगर याद दिलाओ तो डीआरआर में लिए क्या, रिजर्व कम करना है, मतलब डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और डीआरआरआई की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई और डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये दो एंट्री हो गई। यहाँ पे अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। चलो, काफी इजी क्वेश्चन था, खाली क्रक्स याद रखना, जो कन्वर्टिबल है, कन्वर्टिबल वाले अमाउंट में मैं कभी भी डीआरआर और डीआरआरआई क्रिएट नहीं करता। डीआरआर और डीआरआरआई कौन से अमाउंट पे क्रिएट होगा, जो एक्चुअली रिडीम हो रहा है बैंक से, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखना, अगेन काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। आरटीपी सितंबर का क्वेश्चन है और मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन है। अ कंपनी हैड इशूड 40% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। द डिबेंचर्स वर ड्यू फॉर द रिडम्पशन ऑन 1 मार्च। अब देखो, डिबेंचर्स ड्यू है रिडम्पशन के लिए। द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वर रिडीमेबल एट द रेट 5% प्रीमियम। अब देखो ध्यान देना बच्चों, डिबेंचर कितने परसेंट पे रिडीम होगा, 5% प्रीमियम पे रिडीम होना है, ठीक है। अब देखो कितना प्रीमियम आ जाएगा, 40,000 इंटू 5, 100 रुपए का ईच शेयर था, ठीक है। तो आ जाएगा 40 लाख रुपए। इसका मेरे को प्रीमियम देना है 5%, 2 लाख रुपए, यानी मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे क्या है, द कंपनी हैड ऑफर्ड एन ऑप्शन टू डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर रिडीमेबल वैल्यू। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या प्रेजेंट किया था कि है ना, प्रीमियम में सिर्फ किसको दूंगा, जो बैंक से लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कन्वर्जन पे भी प्रीमियम देने का वादा कर दिया। देखो वही क्वेश्चन है, कन्वर्ट रिडीमेबल वैल्यू 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ 15 रुपीज पर शेयर एंड पेमेंट इन रिमेनिंग कैश। अच्छा, आगे क्या हुआ, 50 डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 5,000 डिबेंचर्स डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। मतलब 5,000 डिबेंचर पे ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ। मेरे को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द डिबेंचर होल्डर एंड अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन टू बी पेड इन कैश। अब देखो ध्यान देना, टोटल 40 लाख था, प्लस 2 लाख का मेरे को इनको प्रीमियम देना, ठीक है बच्चों। यानी एक तरह बात करूं तो 42 लाख की टोटल बात होने वाली है। अब हुआ क्या 42 लाख में, देखो बच्चों ध्यान देना, 5,000 डिबेंचर, 40,000 डिबेंचर थे। 5,000 वालों ने क्या बोला, नहीं नहीं हमको पैसे ही चाहिए, ये नहीं चाहिए। यानी कितने लोगों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया कन्वर्जन का, 35,000 शेयर्स ने। अच्छा, ये लोग कितने कन्वर्ट कर सकते थे, 35,000 वाले अगर तुम देखेंगे तो 20% ये लोग कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। तो आइडियली 35,000 में से इनका 20% पार्ट कन्वर्ट होगा। तो 35,000 इंटू 20%, 7,000 होगा कन्वर्ट, और 28,000 होगा पे। यानी अगर डायरेक्टली मैं बताऊं तो ये 5,000 पेमेंट होने वाला है, ये 28,000 पे होने वाला है।
अच्छा, पर डिबेंचर की रिडम्पशन की वैल्यू कितनी थी? देखो यहाँ पे इन्होंने बोला प्रीमियम 5 रुपए, मतलब 100 रुपए के डिबेंचर, 5 रुपए का प्रीमियम, मतलब 105 रुपए इनकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 7,000 इंटू 105 करो, 7,35,000 रुपए के इनको शेयर इशू कर दें। ठीक है, 7,35,000 रुपए के शेयर, शेयर की प्राइस क्वेश्चन में गिवन है क्या बच्चों? यस, 15 रुपीज पर शेयर, रुपए शेयर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो 7,35,000 इंटू डिवाइड बाय 15 अगर कर दूं, यानी इनको 49,000 शेयर्स देने पड़े। ठीक है बच्चों, कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? 49,000 मेरे को यहाँ पे इनको शेयर देने। अच्छा, पेमेंट कितना करना पड़ेगा? अब देखो टोटल 42 लाख था, उसमें से 7,35,000 के तो कन्वर्ट कर लिए, यानी मेरे को देना पड़ेगा 34,65,000 रुपीज इनको कैश में देना पड़ेगा। वही आंसर आ गया, 34,65,000 कैश में देना है। ठीक है, कैसे आया? 40,000 इंटू 105, उसमें से 7,35,000 तो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, 7,35,000 अपना भी कन्वर्ट करना है, 49,000। खाली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रक्स क्या है पता है? प्रीमियम मैं पूरे पे दे रहा हूँ, जो कन्वर्ट कर रहे हैं उनको भी मैं प्रीमियम दे रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है ये वाले चैप्टर का, मतलब ये वाले क्वेश्चन का। पिछले वाले क्वेश्चन में जो कन्वर्ट हो रहा था मैं उनको प्रीमियम नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे वर्डिंग ऐसी थी। ये वाले क्वेश्चन में जो कन्वर्ट हो रहा है मैं उनको प्रीमियम दे रहा हूँ, क्योंकि वर्डिंग इस तरीके से है ना। तो यहाँ पे अपने 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन बाकी है डिबेंचर रिडम्पशन का। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, डिबेंचर रिडम्पशन में अगर मैं कोई क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट बोलूं तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एकदम मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। क्यों पर्सनल फेवरेट? क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन, अब देखो डिबेंचर रिडम्पशन के इन्होंने हर तरीके से टेस्ट कर लिया, सिर्फ ये एक क्वेश्चन है जो इन्होंने टेस्ट नहीं किया। तो मेरे को जरूर लगता है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मेरा पर्सनल फेवरेट रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली देखना ये वाला क्वेश्चन काफी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या बोला हुआ है देखो, केस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी थी, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द फॉलोइंग ऑन 31 मार्च 2022। क्या क्या देखो, शेयर कैपिटल गिवन है, ऑथराइज्ड इशूड। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑलरेडी क्रिएटेड है। अच्छा, तुम आगे देखेंगे डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी ऑलरेडी क्रिएटेड है, यानी कुछ ना कुछ डिबेंचर्स के बारे में बोला हुआ रहेगा। अच्छा, यहाँ पे डिबेंचर की तुम लायबिलिटी देखेंगे, 1,80,000 की लायबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या बोला देखो, it to give the existing shareholder the option to purchase one share 10 rupees at 15 every 4 share held. The option was taken by all, यानी ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है राइट शेयर। राइट शेयर दे रहे हैं। अब देखो बच्चों, राइट शेयर कितना काउंट होगा? 30,000 इक्विटी शेयर थे, 4 को 1 बोला, यानी 30,000। क्या बोला हुआ है अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कितने को कितने मिलेंगे? 1 शेयर फॉर 4 शेयर हेल्ड, मतलब डिवाइड बाय 4 इंटू 1, इस तरीके से मैं दूंगा, यानी 7,500 शेयर में राइट इशू पे इशू करूंगा। ठीक है, अब 7,500 अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूं कितने रुपए में? 15 रुपए में, लेकिन इसमें से 5 का प्रीमियम है, तो इंटू 15, 1,12,500 रुपए के मैं राइट पे इशू शेयर्स दूंगा। ठीक है, इसमें 1,12,500 में 10 रुपए मेरा हो गया, मतलब 75,000 जो मेरा आ जाएगा डायरेक्टली टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसको वैसे ही कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पूरे आ जाएंगे 1,12,500, और उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000, और बचा कुचा सिक्योरिटीज प्रीमियम को चला जाएगा। ठीक है, तो वही इन्होंने राइट शेयर्स की एंट्री की। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 1,12,500, इसकी जगह तुम एप्लीकेशन भी ले सकते हो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500। इस तरीके से 2 एंट्रीज तुम्हारी हो गई राइट शेयर्स की। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या बोला? टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 एंड शेयर। अब देखो यहाँ पे बोनस शेयर दे रहे हैं। अच्छा, ये कब रिजॉल्व हुआ? 1/4/2022, यानी ये डेट पे जितने होंगे, ये डेट पे कितने शेयर थे? ये डेट पे शेयर थे 30,000। अब 30,000 लोगों को बोनस कैसे दे रहा हूं मैं? 5 शेयर को 1 शेयर, यानी 30,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 कर दूंगा, 6,000 शेयर हो गए, यानी 6,000 शेयर का बोनस देना है। वैल्यू कितनी है? 10।
यानी मेरे को 60,000 रुपये यहाँ पे इनको बोनस देना पड़ेगा। अच्छा, जब बोनस दे रहा हूँ, बोनस देने के लिए मैं क्या यूटिलाइज करूंगा, रिजर्व यूटिलाइज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोनस देने के लिए अगर तुम रिजर्व देखोगे तो कुछ भी नहीं है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे को पूरा का पूरा यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकता हूँ, जो प्रीवियस एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम आया वो मैं यूज कर सकता हूँ, वो इन्होंने यूज किया। 75,000 आया इनका। एक सेकेंड, इन्होंने क्या ये वाले भी कंसिडर करके दिए शायद से। ठीक है, स्टार मार्क करना, एक्सीडेंटल एरिया, मेरे से भी थोड़ी गलती हो गई शायद से। इन्होंने 30,000 प्लस 7,500 कंसिडर किए। 30,000 प्लस 7,500 करूँ, आएगा 37,500 शेयर्स डिवाइड बाय 5 इंटू 1, यानी ये हो गए 7,500 शेयर, यानी टोटल हो गए 75,000 का मैं बोनस इशू दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मानना, बोनस इशू में ऊपर वाले पे भी दूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन मैंने देखो पढ़ना रह गई थी, इसलिए गलती हो गई। हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के पहले के, यानी बोनस राइट शेयर के बाद में दिया, यानी आइडियली रायर टू, हाँ करेक्ट है, प्रायर टू बोनस बोला, मेरी बच्चों लाइन पढ़ना रह गई थी। ठीक है, तो प्रायर टू बोनस बोला, इसलिए मैं बोनस शेयर राइट इशू पे भी दूंगा। तो 75,000 के हो गए, इसमें से 37,500 में ऊपर का ही सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकता हूँ। बचा कुछ पीएनएल को दे दूंगा टू बोनस टू शेयर होल्डर, और बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसी मेरी एंट्री हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 12 टू रिपे द डिबेंचर्स एट 3% प्रीमियम। अब देखो बच्चों, डिबेंचर्स रिपे करूंगा 3% प्रीमियम, कितने के डिबेंचर्स है, 1,80,000, इसका 3% प्रीमियम कितना आ जाएगा, 5,400। 5,400 का मेरा प्रीमियम आ गया। ठीक है, तब वापिस से रिडीम करना है। रिडीम करना है तो सबसे पहले तो DRR रियलाइज कर लो, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद ये मेरे को देना है, मतलब क्या होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना हो जाएगा, 5,400 का प्रीमियम देना है। ठीक है, 5,400 का ही आ रहा है ना, 3% ही प्रीमियम बोला। ठीक है, तो 3% प्रीमियम बोला, मतलब 5,400 का मेरा प्रीमियम आ गया। ठीक है, तो 5,400 का प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ले लूंगा, टू क्या कर दूंगा, टू डिबेंचर होल्डर, या डायरेक्टली टू बैंक भी कर सकता हूँ बिना ड्यू करे। ठीक है, तो वही एंट्री इन्होंने पास किया क्या, एक बार आ जाओ देख लेंगे। देखो यहाँ पे 5,400 का प्रीमियम लिया, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,400, और 185,400 डिबेंचर होल्डर को दे दिए। ठीक है। अच्छा, बाद में अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे इन्होंने DRR रिवर्स करना है, और DRR और 18,000 का ये भी रिवर्स करना है। DRR रिवर्सल की एंट्री क्या होगी, DRR रिवर्सल लायबिलिटी, मतलब क्रेडिट जनरल डेबिट होगा, और जनरल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो वही एंट्री होगी, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट आ गई, और उसके बाद शेयर होल्डर को पैसे दे दिए, मतलब इन्होंने पहले ड्यू किया, बाद में पेमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने कवर अप कर लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, इसमें राइड भी है, बोनस भी है, और डिबेंचर भी है। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली जरूर जरूर आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना, गड़बड़ मत करना रिडम्पशन के केस में भी। बच्चों, एक कॉमन डाउट है कि सर रिडम्पशन की एंट्री ऊपर नीचे हो सकती है क्या, डेफिनेटली यस, रिडम्पशन की एंट्री तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, सारी एंट्री होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं तुमको आइडियली सीक्वेंस बनाऊं तो क्या होना चाहिए, रिडम्पशन ड्यू कर दिया, फिर बैंक से पैसे रियलाइज कर लिए, फिर ड्यू की पेमेंट कर दी, और DRR रिवर्सल किया। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर रहना चाहिए। ICI कुछ भी स्ट्रक्चर फॉलो करे, तुम ऐसा करो। अच्छा, ड्यू की जगह अगर तुम डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हो तो पहले DRR को पैसे मंगा लो, फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर को पैसे दे दो, फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के साथ खेलते बैठो, और पीएनएल के साथ जो भी ट्रांसफर करना है वो खेलते बैठना। ठीक है, तो इस तरीके से सारी एंट्री पास होगी। चलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे अपना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। समझा क्या बच्चों, चलो फटाफट एक बार मेरे को बताओ।